अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे यूनिट नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। और इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को, फिर क्वेश्चन नंबर 2 को, फिर क्वेश्चन नंबर 3 के। इस लॉन्ग क्वेश्चन के टोटल जो है वो 5 सवाल हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। आइडेंटिफाई वेदर द गिवन प्रॉब्लम डिसीजन प्रॉब्लम या काउंटिंग प्रॉब्लम या सर्च प्रॉब्लम, राइट योर आंसर इन फ्रंट ऑफ ईच प्रॉब्लम गिवन बिलो। कि भाई आपको कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, ठीक है, ABCD समथिंग है, और आपने बताना है क्या ये प्रॉब्लम डिसीजन प्रॉब्लम है या काउंटिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड है या सर्च प्रॉब्लम है। सही है, हमारे पास 3 प्रॉब्लम होती हैं, या तो डिसीजन होगी, या तो काउंटिंग होगी, या तो सर्च प्रॉब्लम होगी। इसको मैंने कुछ सिंपल अंदाज करने में लिखा है, यानी सिंपल अंदाज में लिखा है, डज अ गिवन बाइनरी स्ट्रिंग हैव एन इवन नंबर ऑफ 0। यह एक डिसीजन प्रॉब्लम है। कैसे है? क्योंकि यहाँ आपको बस ये डिसाइड करना है कि ये स्ट्रिंग में इवन 0 है या नहीं, मतलब इसका जवाब हाँ या यस या नो में होगा। फ्लिप a coin result in head or tails. Flip a coin 20 times. How many different sequence of head and tails are possible? ये अब एक काउंटिंग प्रॉब्लम है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ हमें ये पता लगाना है कि टोटल कितनी सीक्वेंस बन सकती हैं अगर हम कॉइन को 20 बार फ्लिप करें। इसमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन या सीक्वेंस की काउंटिंग हो रही है। समझ गए? अब बात करते हैं, डज अ सर्टेन जावा प्रोग्राम से यस टू एन एम्प्टी इनपुट। अब ये भी डिसीजन प्रॉब्लम है। अब ये कैसे डिसीजन प्रॉब्लम है? क्योंकि यहाँ जवाब ये तो हाँ या नो में होगा। बस डिसाइड करना है कि प्रोग्राम एम्प्टी इनपुट पर यस कहता है या नहीं। नहीं समझ आई? यानी कि अगर जावा प्रोग्राम में अगर एम्प्टी इनपुट हो तो वो क्या जो प्रोग्राम है वो यस बोलेगा उसको कि नहीं आउटपुट, यानी मिसाल के तौर पर अगर खाली इनपुट आ जाती है तो वो डिस्प्ले में यस करेगा कि नहीं। अगर यस करेगा तो डिसीजन करना, आपने डिसाइड करना है यस करेगा कि नहीं या नो करेगा, क्यों करेगा। तो ये सारी इस चीज़ से रिलेटेड हैं, मतलब आपने डिसाइड करना है यस बोलेगा या नो बोलेगा। उसके बाद बात करते हैं, हाउ मनी वेव कैन द लेटर ऑफ द वर्ड ट्राइंगल बी अरेंज। आप ये वर्ड है, इसको कितने तरीके से आप इसको अरेंज करते होते हैं। ठीक है जी, आप आगे पीछे कर दो। ये भी काउंटिंग से आपने, क्योंकि काउंटिंग करनी है कितने वर्ड्स हैं और कितनी अरेंजमेंट बन सकती है, सारी अपनी कैलकुलेशन से रिलेटेड है। वी आर डिटरमाइनिंग द टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज द लेटर, मतलब आप अगर इसको अरेंज करो तो आप कितने तरीकों से इनको अरेंज कर सकते हो, ये आपने डिसाइड करना है। उसके बाद बात करते हैं एन क्वीन प्रॉब्लम, वेयर द गोल इज टू प्लेस 8 क्वींस ऑन अ चेस बोर्ड सच दैट नो क्वीन अटैक एनी अदर। कि वो एक चेस बोर्ड होगा, आपने देखा होगा, चेस वाली गेम होती है, चेस बोर्ड बोला जाता है, जहाँ पे काफ़ी क्वीन होती हैं। अब मुझे इसकी ज़्यादा डिटेल तो नहीं है गेम की पता। बहरहाल उसमें ये कहता है कि आप 8 क्वींस को ऐसे अरेंज कर लो, ठीक है, कि वो आपस में जो है अटैक ना कर सकें। ठीक है, अब उसमें आप अगर चेस गेम आपको थोड़ा सा आइडिया हो या उसकी इमेज हो तो आपको पता है जो आपकी गीटी होती है, ठीक है, वो आपने मूव करनी होती है। जैसे आप लूडो खेलते हो तो उसमें गीटियों को मूव करते हो, तो उसमें आप सर्च करते हो कि कौन सा रास्ता लूँ, कौन सी गीटी चलाऊँ, तो सर्चिंग करते हो, एनालिसिस करते हो कि बेस्ट वे कौन सा होगा। या तो सेम इसी तरह आपने क्वीन को जब ऐसे अरेंज करना है कि वो आपस में या वो अटैक ना हो सके, उनके ऊपर कोई अटैक ना कर पाए। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन जो हैं, ये आंसर जो हैं, ये सारे आपके वही रिलेटेड हैं, आंसर से रिलेटेड हैं। अच्छा, जो क्वेश्चन के आंसर है ना, अगर आपने चैप्टर सही तरीके से, यूनिट सही तरीके से, कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो जो पुरानी मेरी वीडियोज़ हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो सारी देखें, आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी। अब कहते हैं जी, अ स्टूडेंट हैज़ टू टेक 1 कोर्स ऑफ फिजिक्स, वन ऑफ साइंस एंड 1 ऑफ द mathematics. He may choose 1 of 3 physics courses P1, P2, P3 and 1 of 2 science courses S1, S2 and 1 of 2 mathematics courses M1, M2. And how many wave the student select 3 courses he has to take. अब कहते हैं एक स्टूडेंट है, मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है जी, ठीक है जी। अब उसने 3 कोर्सेज रखने हैं, सब्जेक्ट रखने हैं, समझ गए। मगर एक शर्त है कि वो या तो एक फिजिक्स का रखेगा और एक साइंस का रखेगा और एक मैथ का रखेगा। ठीक है, टोटल 3 तो रखने हैं, मगर एक साइंस और फिजिक्स का होगा। और अब बात आती है कि फिजिक्स के 3 कोर्सेज हैं, साइंस के 2 कोर्सेज हैं, मैथ के भी 2 कोर्सेज हैं। या तो फिजिक्स में से एक रखेगा P1, या तो P2, या तो P3, इसी तरह S1, S2 या इसी तरह M1, M2। अगर आपको याद हो तो हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी जिसमें A to B जो रास्ता था उसके टोटल 4 रास्ते थे, मतलब हम इस रास्ते से यूं करके बी पहुंचते थे। इसी तरह हमने फिर बी टू सी जाना था। वैसे तो हमारी डेस्टिनेशन ये थी कि हमने सी तक पहुंचना था और सी को पहुंचने के लिए 2 रास्ते होते थे और हमने बताना था कि कितने रास्ते बनते हैं सी तक पहुंचने के लिए। हमने क्या किया था, 4 × 2 किया था, जिसका आंसर
8 आया था और हमारे पास पता चला था कि 8 रास्ते हैं जिसके थ्रू हम सी तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह अब ये कहता है जी 3 कोर्सेज रखने हैं, ठीक है, मगर आप बताओ कितने वेव्स बन देते हैं। अब फिजिक्स के कितने कोर्सेज हैं? 3। मल्टीप्लाई करोगे किससे? जैसे कि ये है 3 मल्टीप्लाई बाय फिजिक्स के हो गए, 2 किसके हो गए जी? साइंस के हो गए, और 2 किसके हो गए जी? मैथ के हो गए। इन 2 का आपस से मल्टीप्लाई किया तो 12 तरीके बनते हैं, 12 वेव्स बनते हैं कि आप क्वेश्चन जो है ना कॉम्बिनेशन बन सकते हैं या चॉइसेस बनती हैं कि आप रख सकते हो, ठीक है जी। क्यों कैसे? या तो P1 रख लो, फिर P1 से S1 रख लो और MM1 रख लो, या तो P1 रख लो, S2 रख लो, M1 रख लो। तो इस तरह की 12 तरीके या जो आपकी कॉम्बिनेशन बनती है या चॉइसेस बनती हैं। आगे समझ के नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, आपने IPO चार्ट बनाना है। किसका बनाना है जी? which will accept the ages of 4 boys and calculate their total age and average age. The program must be easily bought. आपने क्या करना? सिंपल है जी। अगर देखें आपने 4 बच्चों के एज काउंट करने हैं, एज लेने हैं, उनकी एज को प्लस करके उसका एवरेज भी लेना है। आई समझ? 2 काम करने हैं, एज काउंट करनी है और साथ में अब देखते हैं। अच्छा, एज ऑफ 4 बॉयज अपने एज 1, एज 2, एज 3, जैसे कि मैं कह रहा हूँ एक बच्चे की 10 है, दूसरी की हम कहते हैं 11 है, और तीसरी की या तीसरी जो है भी उसका 13 हो गई, ये सब 14 हम ले लेते, रैंडम ले लेते, कोई वो नहीं है। अब आपने क्या करना जी? इन सबको प्लस कर देना है और साथ में ना इसका फिर एवरेज लेना, क्योंकि जितने एजेस होती हैं उसके नंबर ऑफ को होता है ना क्वांटिटी, उस पर ही हम डिवाइड करते हैं, हमारे पास एवरेज आता है। ये तो आपको फार्मूला याद होगा। तो डिस्प्ले हो जाएगी टोटल एज और इससे डिस्प्ले हो जाएगा एवरेज एज, कि भाई एवरेज क्या बनती है इसकी। आई समझ नहीं? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल सा है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आईपी चार्ट बनाते कैसे हैं, ठीक है। बाकी आपको इतनी कैलकुलेशन इतनी जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने आईपी चार्ट और मॉडल में कंफ्यूज नहीं होना। अब आप करते हैं जी, कोर है जी क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी आपने IPO चार्ट बनाना है। अच्छा, इसका सिनेरियो क्या है जी? अलाउ यूजर टू एंटर इन 2 नंबर्स। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं ऑपरेशन टू बी परफॉर्म इज ईथर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एंड अकॉर्डिंग कौन सा आउटपुट शुड बी गिवन। अच्छा, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। मैं जो भी वो कह रहा है कि आपने ना यूज़र से यानी स्टूडेंट से 2 इनपुट लेनी है। नंबर 1 लेना है जी, लाइक 3 लेते हैं, दूसरा इनपुट ले लेते हैं 4, ठीक है। तो अब ये है कि अगर स्टूडेंट उसको एडिशन करता है तो आपने लाइक A + B कर देना है, ये हमारे पास B है। अगर वो कहते हैं जी सब्ट्रैक्शन कर दो, माइनस कर देना है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल, जो भी वो सिलेक्ट करता है इनमें से आपने उसी का रिजल्ट डिस्प्ले कर देना है। यहाँ पे लिखो ना 2 नंबर A B, ऑपरेशन उसने सिलेक्ट किया। ये सिंपल मिसाल ऐसे है कि आप कैलकुलेटर में 2 नंबर ऐड करते हो, ठीक है जी, फिर अपनी मर्जी का कोई भी जो है ऑपरेशन सेलेक्ट करते हो, वो सिस्टम जो है वो प्रोसेस करेगा और वो आपको आउटपुट दिखा देता है, डिस्प्ले कर देता है। समझ गए? ये IPO चार्ट बनाना है। लास्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 5। द चाइल्ड वांट टू प्लान अ बर्थडे पार्टी ऑफ देयर फ्रेंड। अच्छा जी, चाइल्ड है या बच्चा है, वो बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहता है या बनाना चाहता है अपने दोस्त से। ड्राना IPO चार्ट ऑफ दिस सिचुएशन। आपने इसके लिए एक IPO चार्ट बनाना है और फिर आपने प्रॉपर्टीज लिखनी है कंप्यूटेशनल थिंकिंग की। ये याद रखिएगा, कंप्यूटेशनल थिंकिंग की कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। IPO चार्ट तो हमने पहले भी 2 बनाए हैं, अब एक और बना लेते हैं। अच्छा जी, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट हो गया। अब इनपुट क्या होगा जी? आपने थीम ऑफ द पार्टी, मतलब पार्टी थीम क्या हो सकता है। थीम में बहुत सी चीज़ होती हैं, किस कलर कॉम्बिनेशन है या कहाँ पे रखना है, इस तरह की ना। गेस्ट लिस्ट हो गया, वेन्यू, डेट कब होने चाहिए, डेकोरेशन, फूड एंड ड्रिंक्स, ये क्या, ये सारे इनपुट हैं, क्योंकि ये सब होंगी तो तब ही एक पार्टी बनती है या प्रोग्राम बनता है। प्रोसेस क्या होगा जी? प्लान द गेस्ट लिस्ट। अच्छा जी, कौन कौन गेस्ट आएंगे, वेन्यू कहाँ पे होगा, डेकोरेशन कैसे होगी, अरेंज फूड एंड ड्रिंक्स, ये आपने सारी अरेंज कर दी ना, डेकोरेशन वगैरह, ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज़। और सक्सेसफुली अगर हो गया, अगर आपकी पार्टी कामयाब हो जाती है या आप सेलिब्रेट कर लेते हो तो आपका वो हो गया। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। जैसे यहाँ पे अपने गेस्ट लिस्ट है तो आपने गेस्ट लिस्ट यहाँ लिख दिया, भाई आपने यहाँ पे गेस्ट लिस्ट सोचा यानी इनपुट होगा। अब उसने पे यहाँ पे अपने गेस्ट लिस्ट बना दिया, उस पर प्रोसेस कर दिया, उनको इनवाइट कर दिया है। समझ गया ना ये वाला, ठीक है। आपने वेन्यू डिसाइड कर लिया कि ये वेन्यू है, उनमें से एक डिसाइड कर लिया और उसका बुकिंग वगैरह कर दी, यहाँ पे प्रोसेस हो गया, उस पर बुकिंग हो गई। इसी तरह डेकोरेशन, आपने सब कुछ अरेंज कर लिया और डेकोरेट करा दिया। तो ये यहाँ पे नहीं कि यहाँ पे प्लान गेस्ट लिस्ट, तो यहाँ पे लिखा हुआ इनपुट भी है, तो यहाँ पे गेस्ट लिस्ट क्यों आ गया, ठीक है जी। आप इसकी बात आती है कि इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग लिखनी है। तो आपको पता होगा प्रॉपर्टीज क्या है कंप्यूटेशनल थिंकिंग की। एक तो है डिकम्पोजिशन, एब्स्ट्रैक्शन, पैटर्न रिकॉग्निशन और एल्गोरिथम डिजाइन। डिकम्पोजिशन में आपको याद होगा कॉम्प्लेक्स टास्क को हम क्या करते थे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना या ब्रेक डाउन करना। यहाँ पे वही लिखा, ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स सच एज डेकोरेशन,
फूड मैनेजमेंट, गेस्ट इन्विटेशन। देखा है, आप पार्टी जब ऑर्गेनाइज वैसी भी करते हो तो आप ऐसे ही करते हो, डेकोरेशन किसी और के हवाले कर देते हो, फूड मैनेजमेंट किसी और के हवाले, गेस्ट इन्विटेशन किसी और के हवाले, ठीक है। तो सब छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं तो आपकी वो पार्टी भी सारी ऑर्गेनाइज हो जाती है। ये तो मैं मतलब मुझे नहीं ज़रूरत पड़ती कि आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ। अब एब्स्ट्रक्शन का क्या होता है जी, आपने जो आपको अननेसेसरी डिटेल या वो इन मालूमात से गुरेज करना है या वो मालूमात पे तो वो जो नहीं देना कि जो आपको पार्टी से रिलेटेड ना हो, जैसे माइनर डेकोरेशन अरेंजमेंट, ठीक है, एंड फोकस ऑन व्हाट इज एसेंशियल, जो आपके लिए ज़रूरी हो कि पार्टी में अब क्या हो सकता है कि आपकी जो ऐसी बातें हों या ऐसे काम हों जिनका होने से ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होगी। अच्छा, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन क्या जी, आपने अपना जो पास्ट एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसको फ्रॉम द अदर इवेंट्स ऑफ टू मेक अ बेटर डिसीजन। अभी आपने जी इससे पहले एक अगर दोस्त की पार्टी ऑर्गेनाइज की थी तो उसमें कोई गलतियाँ होंगी या कमी कोताही होंगी, तो वो आपने उसमें नहीं करनी। लाइक वो फिर इससे पहले भी एक और पार्टी थी, उसमें भी जो है ना कुछ गलतियाँ थी, तो वो सारे मद्देनज़र रखते हुए आपने डिसाइड करना है कि कौन सा जो है इस बार वो काम नहीं करना और ये वाला काम करना है, ताकि हमारे वो जो पहले हमने पार्टी की थी उसमें गलती जो होती है वो इसमें ना हो, और इसी तरह जो उससे पहले हमने पार्टी की थी उसमें जो गलतियाँ थी वो इसमें ना हो। तो ये कहते हैं बेटर डिसीजन के लिए पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है। उसके बाद है एल्गोरिथम डिज़ाइन, क्रिएट अ स्टेप बाय स्टेप प्लान टू मैनेज द एंटायर इवेंट फ्रॉम डेकोरेशन टू एक्टिविटी। जी आपका जी सबसे पहले क्या होगा, आपने वेन्यू डिसाइड करना है कि पार्टी होगी कहाँ पे, फिर उसको जी डेकोरेट कैसे कौन करेगा या कैसे होगा, ठीक है जी। फिर अभी जी गेस्ट प्लान होगा जी, गेस्ट कौन कौन आएंगे, ठीक है, गेस्ट हो गए जी। अब उनके लिए फूड होगा जी, फूड कितने बंदे हैं और किन क्या क्या आइटम होने चाहिए। इसी तरह से फिर आप जो फाइनल है उनको जो है ना आपकी जो है पार्टी ऑर्गेनाइज होगी और सारी सेलिब्रेट होगी। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो हैं ये इस तरह की जो कहते हैं एल्गोरिथम डिज़ाइन कहते हैं, इसके लिए अब वे डिज़ाइन करो कि कैसे आप फॉलो करोगे। तो इस यहाँ पे हमारे जो हैं लॉन्ग क्वेश्चन हैं दी एंड हो गए हैं, और ये PDF की फ़ाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप मुझसे भी बेहतर इनके आंसर लिख सकते हैं। और मैं जो है ना ज़्यादा इसको कोशिश करता हूँ कि डिटेल में ना एक्सप्लेन, क्योंकि ये सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, दोबारा बताने से वीडियो आ जाए काफ़ी लंबी हो जाती है। अभी भी जो है ना 12-13 मिनट की वीडियो हो गई है, तो वो एक तरह से बोरिंग सी हो जाती है वीडियो। और अगर कोई आपका कोई कंफ्यूज हो तो किसी क्वेश्चन में भी किसी पार्ट में भी, तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे या कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।